देखिए आज हम बात करेंगे अपनी आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलोंग विद ऑस्मोटिक प्रेशर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा विच इज दी वेंटो फैक्टर, और वेंटो फैक्टर और उसके न्यूमेरिकल्स करने के बाद हमारा चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स आते होंगे और आपको उसकी थ्योरी भी पूरी तरीके से आती होगी। तो आज हम अपनी आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे विच इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आज आपको बताऊंगा किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने के लिए मुझे आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा विच इज दी ऑस्मोसिस। और कॉन्सेप्ट के बारे में क्या, मैं आपका आज एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्योंकि ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, तो इनमें दोनों में बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज उस डाउट को भी क्लियर करूंगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। फिर मैं ऑस्मोसिस की आपको दो डेफिनेशन दूंगा, एक वो डेफिनेशन विच इज रिटन इन बुक्स एंड इट इज कंफ्यूजिंग इन नेचर, और मैं एक वो डेफिनेशन दूंगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, और उससे आपको ऑस्मोसिस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में क्या है, तो देखिए डिफ्यूजन के बारे में मैं कहूंगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन, तो मैं कहता हूं कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन to the region of its low concentration is called diffusion। तो मैंने कहा कि व्हाट इज डिफ्यूजन, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी मैंने आपसे कहा कि डिफ्यूजन क्या है, तो मैंने कहा कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। किसी भी सब्सटेंस का अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आपके पास एक बकेट पानी था और आपने उसे फैलाया, अब आपने देखा कि जहां जहां पानी ज्यादा था वहां से पानी बहता हुआ उस जगह जाने लग गया जहां जहां पानी कम था, यानी पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यानी पानी का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आपके पास एक टैंक था और उस टैंक में क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। आपने उसे पाइपलाइन से कनेक्ट करके नीचे एक बकेट रख दी और पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, यानी वहां पर भी क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। तो किसी भी सब्सटेंस का अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, तो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आपके पास एक अगरबत्ती थी, आपने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जलाया, आपने देखा कि उसके चारों तरफ धुआं हुआ और थोड़ी देर बाद उस पूरे कमरे में वो धुआं यानी महक जो थी, खुशबू जो थी, स्मेल जो थी, वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो क्या हो रहा है, वो खुशबू पूरे रूम में क्या हो जा रही है, स्प्रेड हो जा रही है। दैट स्मेल इज गेटिंग स्प्रेड इन द होल रूम, यानी कि वो स्मेल का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। देखो जो आपका स्मोक होगा वो इंसेंस स्टिक के पास ज्यादा होगा और फिर वो धीरे धीरे पूरी रूम में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होना और किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन कौन शो करते हैं, तो डिफ्यूजन इज शोन बाय लिक्विड एंड गैसेस। प्राइमरीली लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो क्या शो करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं। लिक्विड एंड गैसेस शो डिफ्यूजन, जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा।
दिस इज डिफ्यूजन। बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट वेरी सिंपल कि कोई पूछे डिफ्यूजन क्या है, कोई चीज अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही है, तुम पानी फैला लो, पानी उधर की तरफ जाएगा जहां पानी कम होगा फैल करके। तुम अगरबत्ती जला लो, जो स्मोक होगा वो उधर स्प्रेड होगा जहां पर स्मोक बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे पास एक ग्लास था, उस ग्लास में तुमने इंक की एक ड्रॉप डाली, थोड़ी देर में देखा कि पूरा पानी जो था वो कलर्ड हो गया। तो वो पूरा पानी कलर्ड होने का मतलब क्या है, पूरा पानी कलर्ड होने का मतलब ये है कि वो पहले जो ड्रॉप थी उसका कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा था, फिर वो पूरे पानी में स्प्रेड हो गई, यानी अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ चली गई, मतलब वहां भी उसका क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। सो द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज डिफ्यूजन। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बारे में। बट देखिए, ऑस्मोसिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि ऑस्मोसिस के बारे में समझने के लिए हमें मेम्ब्रेन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं झिल्ली। मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मेम्ब्रेन इज नोन एज झिल्ली। अब मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी 3 टाइप की होती है। मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा ना, मेम्ब्रेन बायो में तो सबने भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने बायो नहीं ली है, मैथ ले रखी है, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। झिल्ली मतलब पतली सी लेयर। मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, वन इज परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो 3 टाइप की मेम्ब्रेन हुई। सिंपल सा मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन इज ऑफ 3 टाइप, एक परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज हिंदी में से कहते हैं पारगम्य, पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। आप बोलोगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में रहेंगे ये ज़्यादा दिन तक अगर आप हिंदी में इनके नाम याद करेंगे। एंड दिस इज अपारगम्य, अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो दिस इज पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य झिल्ली। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, पारगम्य, इससे सब कुछ पार हो जाएगा। एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चला जाता है, वो कैसी मेम्ब्रेन होती है, वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट अलाउज एवरीथिंग, सब कुछ चला जाएगा। ये क्या करती है, ये सब कुछ पास होने देती है अपने अंदर से, ये अपने अंदर से सब कुछ पार होने देती है। दैट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, ये कुछ सब्सटेंसेस को ही क्या होने देगी, अपने अंदर से पार होने देगी। तो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी, अलाउज नथिंग टू पास थ्रू इट, ये इस अपने अंदर से कुछ भी पास नहीं होने देगी, ये कुछ भी पास नहीं होने देगी। सी, परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच अलाउज एवरीथिंग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट, बट इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन विच अलाउज नथिंग टू पास थ्रू इट। इम्परमिएबल यानी अपारगम्य, आ मतलब नहीं, मतलब इससे कुछ पास नहीं होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें, इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये अपने अंदर से कुछ सिलेक्टेड चीजें पास होने देगी। और परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से सब कुछ पास होने देती है, सब कुछ इससे क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा और डिफाइन लिखवा दूं, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है कि व्हाट इज एसपीएम, तो मैं साफ करूंगा ये और फिर मैं आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताऊंगा। और डिफ्यूजन तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा बता ही दिया है कि क्या है, कोई भी चीज अपनी ज्यादा से कम की ओर जाएगी वही क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको ऑस्मोसिस बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बार एसपीएम के बारे में डेफिनेशन लिख दूं, तो मैं कहता हूं कि व्हाट इज
PM, तो मैं कहता हूं कि द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली selected substances to pass through it is called selectively permeable membrane और semi permeable membrane, selectively permeable membrane और semi permeable membrane। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ स्पेसिफिक, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से पास करने दे। और क्योंकि हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इसे क्या करती है, अलाउ करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से क्या होने देती है, पास होने देती है। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस वाले टॉपिक में कौन सा सब्सटेंस पास होगा, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाला सब्सटेंस, सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट पास होगा। और वो कौन पास करने देती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास करने देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास करने देती है, वो पास करने देती है किसे, सॉल्वेंट को पास करने देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कोई एग्जांपल्स बहुत हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल होता है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर, देखिए पार्चमेंट पेपर कैसा होता है, बटर पेपर होता है, बटर पेपर ऑल्सो नोन एज ट्रेसिंग पेपर, जो ड्राइंग बना के रख के बनाने के लिए किया जाता है। तो वैसे ही एक पेपर होता है पार्चमेंट पेपर, वो नहीं बट वैसा ही एक पेपर होता है जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता है। वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो और कौन से होते हैं, एक होता है सेलोफेन, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेलोफेन के ट्यूब्स आते हैं, सेलोफेन। एक होता है एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर जैसे गोट ब्लैडर, गोट ब्लैडर जो बकरी का पेट होता है, दैट इज ऑल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओनली अलाउज सिलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ब्लैडर, गोट ब्लैडर, मुझे मालूम है ब्लैडर गॉल ब्लैडर के साथ कंपेयर किया जाएगा, अब वो मैथ वालों के लिए मुझे बताना है तो मैं उन्हें पेट के टर्म्स में ही बता रहा हूँ, वरना बायो वाले स्पेसिफिक ब्लैडर को समझ गए होंगे कि मैं ब्लैडर में मतलब किसकी बात कर रहा हूँ। सो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, एनिमल ब्लैडर, बट ये तो पुअर क्वालिटी के होते हैं, मतलब इनसे क्या होता है कि सॉल्यूट भी पास हो जाता है। ठीक है, और तो एक आर्टिफिशियल बनाया जाता है विच इज कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN का होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो CuFeCN6 है ये भी क्या है, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज ऑल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ अपने अंदर से किसके मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी। तो आपसे अगर एग्जांपल पूछता है तो आप इजीली बता सकते हो, आप पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, सेलोफेन के ट्यूब्स जो आपके आरओ वगैरह होते हैं उसमें सेलोफेन के ट्यूब्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आरओ नाम बता दूं, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो सेलोफेन ट्यूब्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं। एनिमल ब्लैडर ये भी यूज़ किया जाते हैं बट ये पुअर क्वालिटी के होते हैं। और कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6 ये भी किसकी तरह यूज़ किया जाता है, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज़ किया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, तो इसको लेकर के कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, वो थ्योरीज आर नॉट इन योर सिलेबस बट आप आइडिया लगा सकते हो कि उसमें एक थ्योरी ये है जो कहती है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर इस तरीके के पोर्स होते हैं जिनसे सिर्फ कौन पास हो पाता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते हैं। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या करता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उन्हें अपने सरफेस पर डिसॉल्व कर लेता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पर डिसॉल्व
डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। दो दीज थ्योरीज आर नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं आपको पूरी आइडिया देना चाहता था इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, तो इसको लेकर के कई सारी थ्योरीज दी गई हैं और उन थ्योरीज में एक बात ये कही गई है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड दोज पोर्स ओनली अलाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट एंड दे डज नॉट परमिट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट टू पास थ्रू इट। एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सरफेस पर कौन डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और इसलिए सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं। बट दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने देता है, विच अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस, पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैं आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं। देखिए ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन है और ऑस्मोसिस की जो पहली बुक वाली डेफिनेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके बारे में बताया था सबसे पहले एबे नॉलेट ने, विच इज इन 1848। एबे नॉलेट ने 1848 में ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ये किससे मिलकर के बना है, तो ये ऑस्मो वर्ड होता है उससे मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है टू पुश, पुश करना। ठीक है, पुश, टू पुश, पुश करने से इसका मतलब होता है, ऑस्मो वर्ड से ये मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हम कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, है ना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो concentration of solution to high concentration of solution through a semi permeable membrane is called osmosis। इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। मैंने कहा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो सिंपल सी बात कही कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ किसका पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट कर जाना ही क्या कहलाता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट कर जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक वेसल था, है ना। अच्छा, इस वेसल में यहाँ पर आपके पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस था या एब्रेटस था, और उसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ था, तो यहाँ पर उसमें लगा हुआ था पार्चमेंट पेपर। बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा ऑस्मोसिस। अभी इस डेफिनेशन को मैं समझा दूंगा आराम से। ठीक है, यहाँ पर इसमें लगा हुआ था पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे किससे, डिफ्यूजन से। अभी मैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी बता दूंगा, बट पहले आप ऑस्मोसिस को ध्यान से समझिए। मैंने कहा क्या है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर वाटर भरा हुआ है पूरे में, है ना, इसमें वाटर भरा हुआ है, दिस इज वाटर। ठीक है, और ये इसमें लेवल है, मार्किंग्स हो रखी है इसमें इस तरीके से। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये भरा हुआ है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा देखना ध्यान से। मैंने कहा कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये शुगर सॉल्यूशन है, मतलब क्या है, शुगर प्लस वाटर है, दिस इज शुगर प्लस वाटर, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो इसके अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब द मूवमेंट ऑफ
solvent particle from the region of low concentration of the solution to the region of high concentration of the solution. अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सा मोर कंसंट्रेटेड है, कौन सा मोर कंसंट्रेटेड है. देखिए इस डेफिनेशन में वो कंसंट्रेशन की जब बात कर रहा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कर रहा है. और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट का क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना. सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो मेरा मतलब वहां पर किससे होगा, तो वहां पर मेरा मतलब होगा सॉल्यूट के अमाउंट से. अगर सॉल्यूशन के अंदर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो मेरा मतलब वहां पर किससे होगा, मेरा मतलब होगा सॉल्यूट के अमाउंट से. अगर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड है, अगर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड है इसका मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है. अगर सॉल्यूशन लो कंसंट्रेटेड है उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है. अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये तो प्योर वाटर है और इसके अंदर शुगर प्लस वाटर है, तो विच इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट की मात्रा किसके अंदर ज्यादा है, तो इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है. जब इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जब इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल करके किसके अंदर जाने लग जाएंगे, तो वो निकल करके इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जाने लग जाएंगे और धीरे धीरे शुगर सॉल्यूशन का लेवल ऊपर चढ़ता चला जाएगा. है ना, ध्यान से समझो आप हो क्या रहा है. मैंने कहा कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ थ्रू जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है. अब मैंने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूशन की बात की जाती है तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन में सॉल्यूट की बात करते हैं और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होना मतलब कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होना, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होना मतलब कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होना. अब क्या हो रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब किसकी मात्रा कम हुई है, सॉल्यूट की मात्रा कम हुई है, सॉल्यूट की मात्रा कम हुई है ना, सॉल्यूट की मात्रा कम हुई है. और हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की मात्रा कैसे हुई है, ज्यादा हुई है. तो देखो सॉल्यूट यहां कम था यहां ज्यादा था, जा कौन रहा है, पानी ज्यादा है. अच्छा सॉल्यूट कम है तो क्या ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा नहीं होगा, सॉल्वेंट ज्यादा, और यहां सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा. तो देखो मूव कौन कर रहा है, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसे मूव कर रहा है, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जाती है. तो यहां पर सॉल्वेंट भी तो अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जा रहा है, बट हमारा कहने का तरीका अलग हो गया. हमने उसे किसके टर्म्स में कहा, हमने उसे कह दिया सॉल्यूट के टर्म्स में, हमने उसे कह दिया सॉल्यूट के टर्म्स में मतलब कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के टर्म्स में. कि मैंने कहा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन की तरफ. यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं वहां से जहां सॉल्यूट कम है बट सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है. यानी सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं. देखिए आप इस डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा बस क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, बस ये कि वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यदि वो बात करता है तो वो ये कह रहा है कि वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की लो होना मतलब कि सॉल्यूट कम होना और सॉल्वेंट ज्यादा होना. तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ गया, सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ गया. देखो इसमें भी वाटर है इसमें भी वाटर है तो सॉल्वेंट तो सेम है. तो सॉल्वेंट अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ गया, किसके थ्रू गया, एसपीएम के थ्रू गया. दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है. पहली डेफिनेशन मैंने कही, देखिए इसमें होगा क्या कि यहां से पानी अंदर जाने लगेगा और इसका लेवल बढ़ता जाएगा. सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन देता हूं
जो मेरी अपनी डेफिनेशन होगी, जो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। और आप वो डेफिनेशन लिख कर आइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो पूछता है, और वो कभी गलत भी नहीं होगी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की दूसरी डेफिनेशन, विच इज लाइक दिस। ऑस्मोसिस की सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? तो वो कहती है कि द मूवमेंट ऑफ solvent particles, the movement of solvent particles from the region of their high concentration to the region of their low concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। बस सिंपल डेफिनेशन। अब वहाँ कहाँ हम लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन को समझे, सिंपल सी बात है। हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जाएगी, तो मैंने तो यही कहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जाना अपने हाई कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। मैंने डेफिनेशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बात नहीं करी है। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है तो आप सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मानोगे। यहाँ तो वर्ड देयर यूज किया है ना मैंने, तो क्या हो रहा है? वही हो रहा है। देखिए ये हमने वेसल बनाया था, इसमें मैंने वाटर भर दिया था, इसमें मैंने इस तरीके का अपरेटस लगाया था, इसमें यहाँ पर मैंने सेम एक क्या भरा था, पार्चमेंट पेपर भरा था, इसमें मैंने यहाँ पर एक्सक्यूज मी, इसमें मैंने यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर भरा था और इसमें मैंने यहाँ पर शुगर सोल्यूशन डाला हुआ था। फिर मैंने ये देखा था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर इधर पार्चमेंट पेपर की तरह जाने लग गए थे, है ना, और इसका लेवल बढ़ता चला गया था, यही तो देखा था। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग गया। सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग गया। देखो वाटर तो इसके अंदर भी था और वाटर इधर भी था, इधर वाला वाटर इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर वाटर कम था, इधर वाटर ज़्यादा था, तो पानी अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर जाने लग गया और उसके इस जाने को ही क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल फैक्ट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर रहेगी। हमेशा आप यही वाली डेफिनेशन में सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाली डेफिनेशन याद कर लो। आप यही याद कर लो कि किसी भी ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसी को क्या कह दिया जाता है? इसी को ऑस्मोसिस कह दिया जाता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू अ इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसको आप क्या कहते हो? ऑस्मोसिस कहते हो। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं डिफरेंस इन दोनों के बीच में। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो नाउ कम्स द डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस। फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा किसके? ऑस्मोसिस के। ठीक है, अच्छा, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। पहली बात, इसमें क्या है कि एनी सब्सटेंस मूव कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन बैरियर कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। सॉल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट भी मूव करेगा, ये किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। इसमें सॉल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट भी मूव करेगा। सो थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एनी सब्सटेंस कैन मूवलाइज, कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर सकता है? सो इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन में एनी सब्सटेंस कैन मूव, ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। डिफ्यूजन में कोई भी, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है? नो, नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड, कोई एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं है, नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड।
इसमें रिक्वायर्ड है, यस एसपीएम इज मस्ट, एसपीएम इज रिक्वायर्ड, इसमें तो रिक्वायर्ड है, इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं, इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस बना दें। पहला, कोई सब्सटेंस मूव कर सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है, कोई एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें एसपीएम रिक्वायर्ड होगा ही होगा, इसमें एसपीएम की ज़रूरत होगी ही होगी। अच्छा, ये लिक्विड एंड गैसेस बोथ शो डिफ्यूजन, दोनों ही शो करती है। ये पर्टिकुलरली लिक्विड्स शो करते हैं, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। गैसेस डिफ्यूजन शो करेंगी, ऑस्मोसिस नहीं शो करेंगी। इट इज़ वेरी रेयर कि ऑस्मोसिस गैसेस के द्वारा शो किया जा रहा हो, क्योंकि वो एसपीएम सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, विच इज़ फॉर लिक्विड्स ओनली। यहाँ पर ये लिक्विड एंड गैसेस बोथ को शो करेगा। ये हमारे डिफरेंसेस हो गए बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डिफरेंसेस के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, कि आपने एग्जाम्पल कहाँ देखा होगा ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर लास्ट में एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे भी, बट मैं आपको पहले एक बता देता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरीके से ऑस्मोसिस को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो विथ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। ये टॉपिक रिपीट होगा और ये टॉपिक और डिटेल में होगा इसी लेक्चर के एंड में, जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उससे एक 1 वर्ड के और 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपसे 1 वर्ड 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस टॉपिक से भी बन सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इससे बहुत सवाल पूछ लेता है, और अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सवाल पूछता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो एग होता है, मुर्गी का अंडा, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपने क्या करा, उस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को डिसॉल्व कर लिया HCl में डाल करके, ठीक है। अब उसके ऊपर की वो लेयर डिसॉल्व हो गई। तो अब जब उसके ऊपर वो लेयर डिसॉल्व हो गई तो वो इस तरीके का बिल्कुल डिसॉल्व हो गई, और अब जो उसके ऊपर लेयर है दैट इज जस्ट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो उसके ऊपर लेयर प्रेजेंट है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। नाउ द लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन इट इज जस्ट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपने क्या करा, आपने उस एग को उठा करके डाल दिया पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और आपने एक ऐसा ही एग और बनाया और उसे उठा करके आपने डाल दिया NaCl के सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर NaCl ज़्यादा था और पानी कम था, ठीक है। मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। यहाँ आपने डाला इसे प्योर वाटर के अंदर, इसको आपने प्योर वाटर के अंदर डाला, और यहाँ आपने इसको डाला NaCl के सॉल्यूशन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर जब आपने इसे प्योर वाटर के अंदर डाला है तो बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, क्योंकि देखिए एग के अंदर एग का योक होगा, एग का वाइट वाला पोर्शन होगा विच इज़ दी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, और उसके अंदर थोड़े अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर पानी ज़्यादा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर पानी कम है। और ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से, क्योंकि वाटर बाहर कैसा है, वाटर बाहर तो है हाई और वाटर अंदर कैसा है, तो वाटर अंदर तो है लो। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और वो एग क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। अंडा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, फूल करके बड़ा हो जाएगा, सूज जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो गया, स्वेल हो गया। अच्छा, यहाँ पर अंदर पानी ज़्यादा है, अंदर वाटर क्या है, मोर है, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया ये NaCl का सोल्यूशन है। और बाहर पानी क्या है, तो बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है। तो अंदर से बाहर क्या आने लगेगा, पानी आने लगेगा। और यहाँ का जो अंडा होगा वो क्या हो जाएगा, फिर श्रिंक हो जाएगा।
ये वाला एग क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो ये आपको ओस्मोसिस ही तो दिखा रहा है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, एग की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, उसे आपने किस में डाला, उसे आपने वाटर में डाला। वाटर में डालने पर वो स्वेलअप हो गई, पानी अंदर जाने लग गया। क्यों जाने लग गया? क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा था और अंदर वाटर कम था। तो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया। अब मैं सोल्यूशन के टर्म्स में बोल दूं, कंफ्यूज नहीं करना, आराम आराम से बोल रहा हूँ। सोल्यूशन के टर्म्स में बोल रहा हूँ कि अंदर सोल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड था और बाहर लो कंसंट्रेटेड था, क्योंकि उसमें सॉल्यूट तो था ही नहीं ना, तो लो कंसंट्रेटेड। तो वाटर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ गया। और अगर मैं सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलूँ तो पानी अपनी मात्रा से कम मात्रा की तरफ गया, अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ गया, अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ गया। इनसे एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है, वो बोलता है बताओ अंडे के ऊपर कौन सी लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। आप उसे कैसे डिसॉल्व करोगे? एसिड से डिसॉल्व करोगे। क्या घर पे कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, विनेगर में डाल के कर सकते हो। ये सवाल पूछ लेता है वो। और वो पूछ लेगा कि आप बताओ उसने मैंने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? स्वेलअप होगा। अगर मैं पानी से बाहर निकाल के उसे NaCl के सोल्यूशन में डाल दूँ तो श्रिंक होगा, है ना। एक वो पूछ लेता है यहीं से कि व्हाट इज एंडो ऑस्मोसिस, व्हाट इज एक्सो ऑस्मोसिस। ये एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो अगर कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इनसाइड दी SPM मूव कर रहा है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इनसाइड SPM मूव कर रहा है तो वो एंडो ऑस्मोसिस है। अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आउटसाइड SPM मूव कर रहा है तो वो एक्सो ऑस्मोसिस है। If the particles of solvent move inside the semi-permeable membrane, then it is termed as endosmosis. अगर SPM के particles के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर की तरफ जाते हैं तो वो एंडोऑस्मोसिस है। तो जी यहाँ जब स्वेल अप हो रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एंडोऑस्मोसिस। अब ये श्रिंक हो रहा है तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। और एग्जाम्पल में आपने वो रेजिन्स का एग्जाम्पल भी सुना होगा कि जब आपके पास किशमिश होती है और आप उस किशमिश को पानी में डाल देते हो, रेजिन्स को पानी में डाल देते हो तो वो रेजिन्स क्या हो जाती हैं? तो वो रेजिन स्वेलअप हो जाती हैं। दो रेजिन गेट स्वेलअप, फूल जाती हैं, एक्चुअली सूज जाती हैं। क्यों होती हैं ऐसा? क्योंकि जो पानी होता है वो किसके अंदर जाने लगता है? रेजिन्स के अंदर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है। तो पानी अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर जाने लगेगा। जब पानी अपनी ज़्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर जाने लगेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा ऑस्मोसिस, है ना। और फिर अगर आप इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दो तो फिर श्रिंक हो जाएगा वो, क्योंकि फिर सारा पानी अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जब ये स्वेल अप हो रहा है तो इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एंडो ऑस्मोसिस, वो एंडो ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मैं बताओ रेजिन को पानी में डाल दूं तो क्या होगा? वो स्वेल अप हो जाएगी। क्या प्रोसेस हुई? एंडो ऑस्मोसिस हुई। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? इजिली आंसर कर सकते हो। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं इसे साफ करता हूँ और साफ करने के बाद मैं बताऊंगा आपको अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप कि द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, ऑल इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज SPM, अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इन सब के तो बारे में। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपरेटस बनाता हूँ। बहुत सिंपल सा अपरेटस है, सभी बुक्स में दे रखा है, क्वाइट कॉमन है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक मैंने वेसल लिया है, ये इसके ऊपर एक इस तरीके का मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, इस पर मैं प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाला चैम्बर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस इज SPM के थ्रू एक और वेसल से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, है। ये इसमें एक ट्यूब जा रहा है।
ठीक है, ये है मेरा ऑपरेटर्स। इस वाले चैम्बर में क्या भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसी का भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन मैंने भर दिया है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, यानी इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट कम होगा ना, अरे इसमें सॉल्वेंट कम ही होगा क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है। तो अच्छा, अभी इस पूरे सिस्टम पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसमें, और इसमें सॉल्वेंट है, तो इसमें कंसंट्रेशन कम होगा, इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पानी में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ बाहर से, वेसल से, ठीक है। अच्छा, तो जब इसमें सॉल्वेंट कम है और यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, तो सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, एक प्रोसेस जिसका नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होने लगेगा, है ना। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि ऑस्मोसिस हो, आई डोंट वांट कि ऑस्मोसिस हो, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर लगाया, इस पिस्टन को दबाया, और मैंने इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो थी वो रुक गई, क्योंकि सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, पार्टिकल्स जा ही तो रहे थे, यहाँ से पार्टिकल्स निकल के सॉल्वेंट के इधर आ रहे थे। मैंने प्रेशर लगा के जो पार्टिकल आ रहे थे उन्हें मैंने आना क्या कर दिया, बिल्कुल रोक दिया। मैंने प्रेशर लगाया और पार्टिकल्स का आना मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। मेरे द्वारा प्रेशर लगाया गया, स्पेस कम हुआ, पार्टिकल्स अब आना ही क्या हो गए, बंद हो गए। स्पेस होगा तभी तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर आ पा रहे थे। मैंने प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स की वो आसपास ला दिया और पार्टिकल्स आना बंद हो गए। आज सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सकते थे। हाँ, याद रखना कि मैंने सिर्फ उतना ही प्रेशर लगाया है कि पार्टिकल्स आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो कि इतना लगा दिया हो कि यहाँ से जाना शुरू हो जाए, फिर तो वो अलग प्रोसेस हो जाएगी। ऐसा ना हो कि यहाँ के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ जाने लग जाए, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, वो अभी हम पढ़ेंगे। उसे आप आरओ कहते हो, उसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी मैंने सिर्फ इतना प्रेशर लगाया है कि यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का यहाँ पर आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो जो मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर applied on the solution side which just prevents the phenomenon of osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कहा कि द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड विच जस्ट प्रिवेंट्स द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। वो एक्सटर्नल प्रेशर जो मैं सॉल्यूशन की तरफ लगाता हूं, जिससे क्या होता है, ऑस्मोसिस का फिनोमेना रुक जाता है। सिर्फ उतना प्रेशर जिससे कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या हो जाता है, रुक जाता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन की साइड लगाया गया वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को होने से रोक देता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते हो उसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, सिंपल है। वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड व्हिच जस्ट प्रिवेंट्स द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को होने से ही रोक देता है, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड लगाया जाता है, जो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को होने से रोक देता है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक प्रोसेस और बता देता हूँ, क्योंकि यही डायग्राम यूज होगा, तो मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी बता देता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज डीसैलिनेशन, इसे डीसैलिनेशन भी कहते हैं, डीसैलिनेशन, ठीक है। पहले आप ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो।
कि इमेजिन करो, बस ये डायग्राम इमेजिन करो और इमेजिन करो कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया सॉल्यूशन की साइड पर और आपने इतना प्रेशर लगाया जिससे फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है। सो द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ लगता है, जो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को होने से क्या कर देता है, रोक देता है, उसे क्या कहा जाता है, सिर्फ उतना प्रेशर इक्वल टू दैट प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड व्हिच जस्ट प्रिवेंट्स द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी काम कर रहा था और यहाँ भी काम कर रहा था, वो तो दोनों तरफ काम कर रहा था। सो द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय यू विच इज प्रिवेंट्स द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस या डीसैलिनेशन के बारे में, ठीक है। आई होप ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्लियर हो गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड पर लगेगा, जो कि ऑस्मोसिस के फिनोमेना को होने से रोक देगा, उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या कहा जाता है, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ते हैं अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन। यहाँ लिखते हैं सेंटर में आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पानी नहीं मिलेगा अगर डीसैलिनेशन नहीं होगा। पानी कितना गंदा आता है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, आरओ की। अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड विच जस्ट प्रिवेंट्स द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी बोल दिया। एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड लगता है, जो कि ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोक देता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आप कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स का आना क्या हो गया, बंद हो गया। आप कौन से पार्टिकल्स सकते थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के, क्योंकि क्या लगाया है, एसपीएम, और एसपीएम क्या अलाउ करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या करता है, अपने आसपास से पास होने देता है। व्हाट इफ मैं प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड लगा रहा हूं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए। पहले मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो थे वो आसानी से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड आ रहे थे। मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते मैं प्रेशर इतना बढ़ा गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का आना क्या हो गया, बस रुक गया। और अब मैं प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सिर्फ यहां से यहां आना रुक नहीं गए, बल्कि यहां से यहां जाना शुरू हो गए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां जाने लग गए, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए। देखो मैंने क्या कहा कि पहले मैंने इतना प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस जो था वो जस्ट रुक गया। अब मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूं कि इसके अंदर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां जाने लग गए, वो सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए। उनके पास यहां रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, मैंने दबा दिया पूरी तरीके से, निकल के सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इफ द प्रेशर अप्लाइड on the solution side is more than the osmotic pressure, यदि solution side की तरफ लगाया गया प्रेशर osmotic प्रेशर से ज्यादा होता है तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स नहीं हो जाती। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट किधर आता है, सॉल्यूशन की तरफ आता है, प्योर सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब क्या हुआ कि सॉल्वेंट अपने लो कंसंट्रेशन से अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग गया, सॉल्वेंट अपने लो कंसंट्रेशन से अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग गया, यानी ऑस्मोसिस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि इफ द प्रेशर अप्लाइड on the solution side is more than the osmotic pressure if the pressure applied on the solution side is more than the osmotic pressure, then the process of osmosis gets
reversed. It is known as reverse osmosis. इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. अगर जो प्रेशर सॉल्यूशन की साइड पर लग रहा है वो ज़्यादा है, किस प्रेशर से? वो ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर आपने जो प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो जो फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाएगा. और जब फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा तो इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इस प्रोसेस को आप रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन कहते हो. If the pressure applied on the solution side is more than the osmotic pressure, then the phenomena of osmosis gets reversed. This process is known as what? Reverse osmosis. Desalination क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका यूज एक्चुअली किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में. कौन सा वाटर? सी वाटर में. प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर में. देखो हमें पता है कि हमारे पास जो प्योर वाटर है उसका अमाउंट बहुत कम है. रिवर्स इन सब से ही मिलता है, ग्लेशियर्स इन सब से मिलता है. तो हम क्या, इंसान चांद पर पहुंच चुका है बट अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे वो सी वाटर को उसके मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज़ कर सके. हाउएवर एक ये भी मेथड है बट मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वेरी कॉस्टली. तुम सोचो कि समुंदर के पानी को इससे साफ करें, कैसे करें पहले वो बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. यहाँ मैं भर दूंगा सी वाटर, ठीक है, यहाँ सी वाटर भर दिया है और यहाँ मैंने प्योर सी वाटर में क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर होता है. 3.5% सॉल्ट होते हैं उसके अंदर, बाकी वाटर होता है बट दैट 3.5% इज़ वेरी 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 हार्मफुल. ठीक है, तो 3.5% सॉल्ट होगा, सॉल्ट प्लस वाटर. और यहाँ मैंने प्योर वाटर ले लिया. अब मैं क्या करूँगा? मैं पहले बीच में SPM लगाऊंगा. पहले पानी जो होगा वो इधर आने लगेगा तो मैं प्रेशर लगाऊंगा जिससे पानी का इधर से इधर आना, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आना क्या हो जाए? बंद हो जाए. फिर मैं क्या करूँगा? उससे भी ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा और उससे ज़्यादा प्रेशर लगाने पर क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे, मतलब कि प्योर वाटर जो होगा वो इधर कलेक्ट होता जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा? पानी डीसैलिनेट हो जाएगा, उसके अंदर का नमक हट जाएगा. सो रिवर्स ऑस्मोसिस से आप सी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो. अब मैं ये बता रहा था कि ये मेथड की प्रॉब्लम क्या है? दिस इज़ वेरी कॉस्टली. SPM सस्ता नहीं आता है. अगर आपके घर में RO हैं तो आपको पता होगा कि आपको फिल्टर्स चेंज करवाने पड़ते हैं. दे आर क्वाइट कॉस्टली इन नेचर. तो अगर आप समुद्र के पानी को फिल्टर करना चाह रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा SPM की रिक्वायरमेंट होगी विच इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल. बहुत इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं और उन्हें बनाना एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है. इसलिए इंसान भले ही चांद पर पहुँच गया है बट वो सी वाटर को अभी भी प्योरीफाई नहीं कर पाया. हम चांद से होकर के आ गए बट हम सी वाटर को प्योरीफाई करने का कोई मेथड नहीं बना पाए. और अगर हम सी वाटर को प्योरीफाई करने का मेथड डेवलप कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी क्योंकि आगे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अगर हम रोज़ दिन में अपने 10 बार हाथ धोएंगे तो सबकी हैबिट ये है कि वो नल चला करके पानी को और अपने हाथों में साबुन लगाएंगे. अब सोच लीजिए कि उसमें कितना पानी जो होगा वो वेस्ट होगा और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. हम सबको पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि जो जिस प्रेजेंट जनरेशन में हम हैं इसी जनरेशन से पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए. आने वाली जनरेशन की बात ही नहीं है, इसी जनरेशन से पानी की जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वेरी वेरी चीपली. बहुत आसानी से, बहुत बहुत एफिशिएंटली आपको उसको यूज़ करना है. बहुत कम, बहुत सही तरीके से वेस्ट नहीं करना है. आपको हाथ धोने हैं बट जब आप हाथ धोएं तो ज़रूर मेक श्योर करें कि आप जो टैप है उसे बंद कर दें बिकॉज वाटर बहुत कम अवेलेबल है. बट हाँ, प्रोसेसेस हैं जिनसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं और जब हम वाटर को प्योरीफाई कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. मैं आपको बताऊं एट प्रेजेंट कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है, मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, वो है सिंपल इवेपोरेशन. ये इवेपोरेशन ही वो टेक्निक है जिसको वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. क्या करते हैं, वो एक ऐसे बड़ा सा वेसल ले लेते हैं और उसमें सी वाटर भर देते हैं, नीचे से उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं. ठीक है, और एक ऊपर इस तरीके का ट्यूब लगा देते हैं. यहाँ पर एक बकेट रख देते हैं. अब वो पानी जो होता है वो वेपराइज होता है हीट करने पर, वो यहाँ कलेक्ट होता है और वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो फ्लोट करते 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 यहाँ आ जाती हैं. तो वाटर हीट हुआ, वेपराइज हुआ और वो यहाँ कलेक्ट हो गया.
तो यहाँ क्या आ गया, प्योर वाटर आ गया। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट मतलब फ्यूल लगता है क्योंकि हीट करना है। तो अभी काम चल रहा है कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके वेपराइज कर दें, बट स्टिल अभी हम टैकल नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को, और वाटर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस वेरी सून। वाटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। सो हम लोग, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करें कि हम पानी को कंजर्व करें, वेस्ट ना होने दें। आप यूज़ करिए, आप उसका इस्तेमाल करिए, बट एफिशिएंटली यूज़ करिए, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर नॉट फॉर आवर जनरेशन, एटलीस्ट फॉर 2-3 जनरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिस हिसाब से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो हम वाटर के लिए बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया रिवर्स ऑस्मोसिस, और मैंने आपसे ये कहा कि यदि प्रेशर किससे ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूशन की, इफ़ द प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन की साइड पर लगा दिया जाए, जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दे। अगर प्रेशर किससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, जिससे कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, दैट इज़ नोन एज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसको हम एक नाम भी देते हैं, विच इज़ द डीसैलिनेशन ऑफ वाटर।